नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेश शुक्ला। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विद श्रेय सर में। दोस्तों, आपने देखा कि हम लोगों ने इमरजेंसी आपातकाल की कुछ घटनाएं देखी थी इसके भाग 1 में। भाग 1 में हम यहाँ तक पहुँच गए थे कि इमरजेंसी लग गई थी और जो राजनीतिक बंदी थे उनको जो भी विपक्षी राजनीति पार्टी के लोग थे उनको उठा के जेलों में भर दिया गया था। चाहे वो रजवाड़े हों, चाहे वो जननेता हों या जो भी लोग हों, जो भी इंदिरा जी के खिलाफ उस समय उठने वाली आवाज़ थी, उन सभी को सूचीबद्ध तरीके से, प्री प्लान तरीके से उठा के उनको जेल में 25 जून रात 10 बजे इमरजेंसी लगती है, इमरजेंसी ऑर्डर पे साइन होता है और 26 जून की सुबह 3 बजे तक ये सारी प्रक्रियाएं हो जाती हैं। इस बीच एक इंसिडेंट ये होता है कि इंदिरा जी के एक बहुत क्लोज व्यक्ति थे पीएन धर। पीएन धर की मुलाकात होती है जेपी और मोरारजी देसाई से, जिनको हरियाणा के अतिथि गृह में रखा गया था, बंदी बना के एक तरह से। तो पीएन धर की मुलाकात, कहते हैं वो मुलाकात इस संबंध में थी कि पीएन धर ने एक प्रस्ताव रखा कि देखिए चुनाव आने वाले हैं, देश का माहौल ठीक नहीं है, तो आप लोग मान जाइए, आंदोलन बंद कर दीजिए और चुनाव है 6 महीने बाद, चुनाव लड़ लीजिए, हरा दीजिए, कुर्सी आपके लिए खाली है, लेकिन अभी ये आंदोलन बंद कर दीजिए, हमें अच्छा नहीं लग रहा कि आप इस तरह से बंद हैं, आप लोग इस तरह से कैद हैं। अब कहाँ तक ये बात सही है या क्या था उसके पीछे की मंशा, वो नहीं कहा जा सकता, तत्कालिक परिस्थितियाँ क्या थी, लेकिन कहते हैं ऐसा हुआ, जैसा कि कैथलीन और बाकी लिखते हैं। तो बातचीत लेकिन बन नहीं पाई। आंदोलन के लिए देसाई जी, जयप्रकाश नहीं माने आंदोलन बंद करने के लिए। फाइनली सितंबर अक्टूबर के महीने में जयप्रकाश जी की तबीयत ख़राब होती है। उनको पहले किडनी में उनके प्रॉब्लम होती है, तो पहले उनको दिखाया जाता है चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ में जब नहीं रिलीफ होता है तो फिर मुंबई जसलोक हॉस्पिटल लेके आते हैं और सरकार के हाथ पैर फूल गए थे कि अगर कैद में इनको कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा। मतलब जन आक्रोश इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि शायद उसे कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, चीज़ें अनियंत्रित हो सकती हैं, लोग आतंकित हो सकते हैं। तो किसी तरह से खैर जेपी की तबीयत ठीक हो गई और चीज़ें आगे बढ़ती रहीं। अब सरकार के पास 2 महत्वपूर्ण मुद्दे थे इस समय। एक तो उनको डर था कि सुप्रीम कोर्ट, जो कि लगातार सरकार की कार्यप्रणाली में नज़र रख रहा है, और कुछ ऐसे लोग हैं सुप्रीम कोर्ट में जो कि हो सकता है कि सरकार के अगेंस्ट कोई जुडिशियल रिव्यू ना दे दें। सुप्रीम कोर्ट चूँकि इमरजेंसी का केस आज नहीं तो कल जाएगा ही, और हो सकता है कि जुडिशियल रिव्यू ना दे दें। दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या थी वो ये थी कि हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया था उस फैसले के लिए सुप्रीम कोर्ट में फैसला होना था। सुप्रीम कोर्ट कहीं उसके अगेंस्ट जो है फैसला ना दे दे। हालांकि उस समय चीफ जस्टिस बने थे एएन रे, और 3 जजों की वरिष्ठता क्रम को हटा के एएन रे को चीफ जस्टिस बनाया गया था। मतलब 3 जजेस थे उस क्रम में, लेकिन उनको हटा के एएन रे को चीफ जस्टिस बनाया गया। और कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में वो धब्बा था, चूँकि उस समय एएन रे के द्वारा एक भी ऐसा फैसला नहीं दिया गया जो सरकार के अगेंस्ट हो। और इनको चीफ जस्टिस बनाने से जो बाकी 3 जज थे उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया था अपने पद से। तो ये प्रक्रिया इस समय तक चल रही थी। अब सरकार के पास 2 चीज़ें थी। एक तो अपना जो हाई कोर्ट का फैसला है उसको सुधारना है, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट उसके अगेंस्ट ना फैसला दे दे, जजमेंट दे दे। और दूसरा जो सबसे बड़ी बात थी वो ये थी कि जो इमरजेंसी लगाई है इसको कैसे हम जो है सही डिक्लेयर कर पाएंगे। नहीं तो कल के इसमें जुडिशियल रिव्यू हुआ और कोई दिक्कत हुई तो फिर हमारे लिए यानी सरकार के लिए समस्या बन सकती है। इसके लिए संविधान में संशोधन किए गए। संविधान में संशोधन हुए और साथ ही साथ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट जो 1951 था उसमें भी संशोधन हुआ, और उसको संशोधित करने के लिए एक नया एक्ट ला दिया गया, इलेक्शन लॉज अमेंडमेंट एक्ट, ELAA, है ना। तो ये ला दिया गया, उसमें 2 चेंजमेंट किए गए, और ये वही 2 चेंजमेंट थे जिसके तहत इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरकार के खिलाफ फैसला दिया था, है ना। तो अब आज जो हम लोग देखेंगे वो मेनली 38वां संविधान संशोधन और 39वां संविधान संशोधन,
सबसे पहले 21 जुलाई 1975 को 38वां संविधान संशोधन आया। 38वां संशोधन आया। 38वां संशोधन कुछ भी नहीं था। यदि आप संविधान देखेंगे तो आप देखते हैं उसमें अध्यादेश निकालने की शक्ति दी गई है, 3 अनुच्छेदों के माध्यम से दी गई है। 123, 213 और 239, 3 ऐसे आर्टिकल हैं, 123, 213 और 239। ये 3 आर्टिकल हैं और इन तीनों में सिर्फ और सिर्फ एक बात कही गई है, अध्यादेश निकालने की शक्ति। लेकिन इन सभी में अलग अलग लोगों के अध्यादेश निकालने की शक्ति है। 123 के माध्यम से राष्ट्रपति अध्यादेश निकालते हैं, 213 के माध्यम से जो राज्यों के राज्यपाल होते हैं वो अध्यादेश निकालते हैं, और 239 या 239A सब क्लॉज में जो यूटी के एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं वो अध्यादेश निकाल सकते हैं, है ना। इन तीनों में अध्यादेश निकालने की शक्ति दी गई है। इन सभी में 4 क्लॉज जोड़ दिया गया, मतलब 123 में क्लॉज नंबर 4 जोड़ दिया गया, इसमें भी क्लॉज नंबर 4 जोड़ दिया गया, इसमें भी क्लॉज नंबर 4 जोड़ दिया गया। और इस अध्यादेश की शक्ति को सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता से बाहर कर लिया गया, अर्थात इसमें लगा दिया गया NJR। NJR बोले तो नो जुडिशियल रिव्यू, अर्थात सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता से इसको बाहर कर लिया गया कि राष्ट्रपति जी ने मान लिया है कि अध्यादेश निकालना है तो मान लिया है, उसमें कोई भी जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा, है ना। इसी प्रकार से 213 में अगर राज्यपाल इस बात से आश्वस्त हो गए हैं कि लगाना है तो लगाना है, इसके लिए फिर कोई जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। सेम चीज यूटी के एडमिनिस्ट्रेटर के लिए। तो एक तो सबसे बड़ा चेंजमेंट ये किया गया इसमें, है ना। दूसरा जो सबसे बड़ा परिवर्तन किया गया, जो आपका आपातकाल लगा था, जिन अनुच्छेदों में आपातकाल का वर्णन है, लास्ट टाइम भी हमने इस पे बात करी थी। 3 आर्टिकल हैं संविधान में जो आपात की शक्ति देते हैं, 352, 356, 360। 352 में आंतरिक और बाह्य आपात दिए गए हैं, अर्थात किसी देश से हमारा युद्ध हो जाए, सैनिक विद्रोह हो जाए, या आंतरिक विद्रोह म्यूटनी जैसी स्थिति हो जाए, आपको लगे कि अराजकता जैसी स्थिति बनने वाली है, उस कंडीशन में आप 352 का प्रयोग करते हैं। 356 तब लगता है जब किसी राज्य का विधानमंडल भंग हो जाए या वहाँ की विधानसभा अभी गठित नहीं है, तो उस कंडीशन में वहाँ पे 356 का प्रयोग होता है। अभी आपने देखा हाल ही में जम्मू कश्मीर में लंबे समय तक 356 चलता रहा, है ना। और 356 में एक सब क्लॉज बी है जिसके तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार होता है कि वो चाहे तो इस विधानसभा के बिहाफ पे संसद को नियुक्त कर सकता है काम करने के लिए, कि जब तक वहां पे विधानमंडल भंग है तब तक संसद उसके विधानसभा के रूप में काम करेगी, है ना। तो ऐसा भी होता है। इसी तरह 360 में जो वर्णन है वो वित्तीय आपात का वर्णन है ना। तो इन तीनों आर्टिकल में भी एक बहुत बड़ा परिवर्तन किया गया। एक तो सबसे बड़ा परिवर्तन ये हुआ कि सेम चीज इसमें भी कर दी गई, NJR, अर्थात इसको भी सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता से बाहर निकाल लिया गया, नो जुडिशियल रिव्यू। सबसे पहला काम तो ये हुआ। दूसरा काम ये किया गया कि इसमें एक बात लिखवा दी गई, इन सभी में एक बात लिखवा दी गई कि जब ऐसी स्थितियां बन जाएं तभी ये अनुच्छेद लगाए जाएंगे, तभी ये लगाया जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। यदि राष्ट्रपति, यदि सरकार को, यदि कैबिनेट को ऐसा लगता है कि ऐसी स्थितियां बन सकती हैं तो केवल इस आशंका मात्र से भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। और इतने संशोधन से कम एक बात तो सेफ हो गई कि अब इमरजेंसी को कोई भी गलत ठहरा नहीं सकता, क्योंकि 25 जून के जेपी के भाषण से ये स्पष्ट हो गया था कि म्यूटनी जैसी स्थितियां बन सकती हैं। तो कम से कम अब जो इमरजेंसी डिक्लेरेशन हुआ था वो तो गलत नहीं साबित हो सकता सुप्रीम कोर्ट में, तो एक चीज तो यहां से सेफ हो गई, है ना। साथ ही साथ एक परिवर्तन और हुआ। एक परिवर्तन ये हुआ कि जो आपका रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल्स एक्ट था, RPA, इसमें संशोधन किया गया। और संशोधन एक
एक्ट के माध्यम से हुआ जिसे कहते हैं इलेक्शन लॉज अमेंडमेंट एक्ट। इसके माध्यम से ये संशोधन किया गया। इसमें दो चीजें प्रमुख रूप से कर दी गई और वही दो चीजें कर दी गई जिन दो चीजों के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट से प्रावधान हुआ था। एक परिवर्तन हुआ 123 के क्लॉज नंबर 7 में और दूसरा परिवर्तन हुआ 8A में। इन्हीं दो के तहत हाईकोर्ट ने, उच्च न्यायालय ने फैसला दिया था। इनमें क्या क्या किया गया तो देखो, सबसे पहले तो हमने आपको बताया था 123(7) में क्या लिखा हुआ था कि कौन से कृत्य गलत हैं, सरकारी कर्मचारी का प्रयोग और ये और वो ऐसी चीज़ें हैं ना। तो सबसे पहले तो इसमें ये लिखवा दिया गया कि यदि इसके तहत या इसके तहत किसी भी प्रकार का कोई वाद है, कोई जुर्म है, तो सबसे पहली बात तो ये है कि राष्ट्रपति के पास इनकी अपील की शक्ति होगी। मतलब जो सुप्रीम कोर्ट है वो फाइनल डिसीजन नहीं है, उसके बाद भी एक अधिकारिता होगी कि आप कहाँ जा सकते हो, राष्ट्रपति के पास जा सकते हो। और राष्ट्रपति चुनाव आयोग से सलाह करने के बाद इनको फ्री कर सकता है, सजा बरकरार रख सकता है, सजा खत्म कर सकता है या कुछ भी कर सकता है। मतलब अब जो सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता थी उसको, उस अधिकारिता से भी 123(7) को कहाँ निकाल दिया, बाहर निकाल दिया। एक तरह से कहा जाए तो इलेक्शन लॉज अमेंडमेंट एक्ट जो आया वो इलाहाबाद हाईकोर्ट के जजमेंट को न्यायालयों की अधिकारिता से बाहर निकालने के लिए आया था कि न्यायालय की अधिकारिता पूरी तरह से उसमें खत्म हो जाए, है ना। तो इलेक्शन लॉज अमेंडमेंट एक्ट आया, उसमें कह दिया गया कि पहली बात तो राष्ट्रपति के पास जाने की शक्ति होगी कि आप राष्ट्रपति से जाके अपनी बात रख सकते हो। और दूसरी सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये कर दी कि यदि कोई सरकारी कर्मचारी किसी प्रकार की थोड़ी बहुत मदद यदि कर देता है किसी प्रत्याशी के चुनाव में, प्रधानमंत्री के या किसी चुनाव में, तो उसको अनलॉफुल एक्टिविटी नहीं माना जाएगा, अर्थात वो गैर न्यायिक गतिविधि नहीं होगी। थोड़ी बहुत हेल्प अगर किसी के द्वारा की जाती है तो ये सही है, इसको भ्रष्टाचार की गतिविधि में नहीं लाया जाएगा। इससे यशपाल कपूर वाला मामला 50% तो अपने आप खत्म हो गया। जो बाकी का 50% बचा था उसके लिए इसी में एक चीज लिखवा दी, वो ये लिखवा दी कि सरकारी कर्मचारी की ज्वाइनिंग डेट और इस्तीफा वही मानी जाएगी जो तिथि सरकार घोषित करेगी, जो तिथि सरकार घोषित करेगी। ऐसा नहीं है कि किसी ने 7 जनवरी को इस्तीफा दे दिया तो 7 जनवरी मान लिया, सरकार चाहे तो उसको 1 जनवरी से इस्तीफा मान सकती है, वो अपने लेटर में जो डेट लिख देगी वो मानी जाएगी। तो अब आप यहाँ से जान सकते हैं कि यहाँ से यशपाल कपूर वाला मामला पूरी तरह से 100% खत्म हो गया, वो बचा ही नहीं कोई विवाद। सरकारी कर्मचारी की मदद ली गई, वो भी कोई अनलॉफुल एक्टिविटी नहीं है, और सरकार ज्वाइनिंग की और जो रिज़ाइन की डेट भी सरकार बताएगी वो मानी जाएगी, जो एक्चुअल है वो नहीं मानी जाएगी। तो ये भी बात पूरी तरह से सेटिस्फाइड हो गई। कुल मिला के अब जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने फैसला दिया था जिन दो चीज़ों के लिए, वो दोनों चीज़ें एक धारा से उसको न्यायालय की अधिकारिता से बाहर लाया और दूसरी धारा से जो आरोप लगे थे उन आरोपों को ही खत्म कर दिया, आरोप की श्रेणी से ही हटा दिया कि अनलॉफुल एक्टिविटी ही नहीं है वो, और ये तिथि मानी नहीं जाएगी, जो तिथि सरकार देगी वो मानी जाएगी। साथ ही साथ इन प्रावधानों को लगाया कैसे, तो इनको कर दिया गया रेट्रोस्पेक्टिव। रेट्रोस्पेक्टिव क्या होता है कि जिस एक्ट में, जिस संशोधन में रेट्रोस्पेक्टिव लिख दिया जाता है तो ये माना जाता है कि इसको ऐसा माने कि जैसा कि संविधान निर्माण से ही ऐसा था, अर्थात पूर्व में भी यदि किसी न्यायालय ने इनके खिलाफ बयान दे दिया है या कोई जजमेंट दे दिया है तो वो भी अपने आप में क्या होगा, निरस्त माना जाएगा। अर्थात अब क्या हो गया कि ये रेट्रोस्पेक्टिव हो गया, तो जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने फैसला दिया अब वो अपने आप निष्क्रिय हो गया, वो पूरी तरह से निरस्त हो गया। इतना ही नहीं, इस संशोधन को, इस एक्ट को करने के बाद इन्हें डाल दिया गया 9th शेड्यूल में, 9वीं अनुसूची में। 9वीं अनुसूची के साथ ही इसमें अपने आप क्या लागू हो गया,
9वीं अनुसूची की किसी भी चीज़ को सुप्रीम कोर्ट रिव्यू कर नहीं सकता। तो 87 सब्जेक्ट के रूप में, 87वें सब्जेक्ट के रूप में इसको 9th शेड्यूल में डाल दिया। मतलब अब आप देख लीजिए कि इमरजेंसी डिक्लेरेशन की घोषणा को पहले लीगल कर लिया गया किसी तरह से, फिर उसके बाद जो आरोप लगे थे उनको आरोप की श्रेणी से ही खत्म कर दिया गया, और तीसरी बात ये हुई कि इस जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता से ही बाहर कर लिया गया। तो ये चीज़ें 38 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा इतनी चीज़ें कर दी गई। लगभग यहाँ से सारी चीज़ें मैनेज हो चुकी थी, फिर भी एक और संविधान संशोधन होगा, और वो संविधान संशोधन होगा 39वां संविधान संशोधन। अगस्त को 10 अगस्त 1975 अगला संविधान संशोधन हो जाएगा, और ये है आपका 39वां संविधान संशोधन। अब इसका भी मतलब कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, वही सारी चीज़ें, है ना। इसका संबंध जो प्रमुख रूप से था वो दो चीज़ों से कह सकते हैं। इसमें 2 लोगों को सब्जेक्ट किया गया, एक तो प्रधानमंत्री को और दूसरा लोकसभा स्पीकर को। सरकार ने ऐसा पक्ष रखा कि जैसे कि राष्ट्रपति, जैसे कि उपराष्ट्रपति, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, ये लोग विशेष अधिकार वाले पद हैं, इसी प्रकार भारत का प्रधानमंत्री और लोकसभा स्पीकर यानी लोकसभा अध्यक्ष वो भी एक विशेष प्रकार का अधिकारी है। तो इनके लिए भी क्या होना चाहिए, कुछ विशेष प्रावधान होने चाहिए, और इसके तहत 329A में क्या कर दिया गया, इसमें भी लगा दिया गया NJR, अर्थात इसके जो मुद्दे होंगे वो किससे बाहर कर लिए गए, ये बाहर कर लिए गए हाई कोर्ट की अधिकारिता से। मतलब प्रधानमंत्री के चुनाव और लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव, यदि इनके चुनाव में कोई गड़बड़ी होती है तो हाई कोर्ट उसमें सुनवाई नहीं करेगा, उसमें डायरेक्ट क्या करेगा, सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा, और सुनवाई के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट का निर्णय अंतिम नहीं होगा। ये 38वें संविधान संशोधन में ही कर दिया गया है। इसके तहत सुनवाई सुप्रीम कोर्ट करेगा, डायरेक्ट हाई कोर्ट की अधिकारिता से इसको बाहर कर दिया गया। अब जरा एक चीज ये समझिए कि इसके तहत ये जो 329A में परिवर्तन किया गया, इसके तहत जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने निर्णय दिया था वो क्या हो गया, 0, क्योंकि हाई कोर्ट की अधिकारिता से ही बाहर निकाल लिया गया कि लोकसभा अध्यक्ष का और प्रधानमंत्री इन 2 के चुनाव संबंधी मामले हाई कोर्ट नहीं सुनेगा। कौन सुनेगा, सुप्रीम कोर्ट सुनेगा। उसके बाद भी राष्ट्रपति के पास जाने के अधिकार होंगे। ये 2 प्रमुख परिवर्तन जो है कर दिए गए, है ना। अब इन परिवर्तन के साथ ही साथ एक और काम किया गया, इस परिवर्तन को करके इसको डाल दिया गया 9th शेड्यूल में। फिर से एक बार ध्यान रखिए ताकि इसमें अब दोबारा कोई जुडिशियल रिव्यू ना हो पाए। और 9th शेड्यूल में क्या डाला गया, तो मीसा को डाल दिया गया 9th शेड्यूल में, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, हैबियस कॉर्पस फेमस केस हुआ था, है ना। साथ ही साथ कोफे पोसा को डाल दिया गया 9th शेड्यूल में। ये क्यों डाले जा रहे हैं, उसके पीछे का रीजन आप जान रहे हैं, क्योंकि इन्हीं 2 एक्ट के माध्यम से गिरफ्तारियां हुई थी धड़ाधड़, है ना। और ये 2 गिरफ्तारियां, इन पे कभी जांच ना बैठे, इन पे कभी कोई जुडिशियल रिव्यू ना हो जाए, इसलिए इनको भी डाल दिया 9th शेड्यूल में। तो अब सरकार पूरी तरह से इस चीज को लेके आश्वस्त हो गई थी कि इमरजेंसी की डिक्लेरेशन गलत नहीं साबित हो सकती, एक चीज। दूसरी चीज, जो उनके खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जजमेंट दिया था, अब उसका अपने आप में कोई महत्व नहीं बचा। इतनी चीजों से सरकार जो है वो पूरी तरह से सेफ हो गई, है ना। ये भी आपका एक तरह से सरकार शक मात्र करके इसमें गिरफ्तारी करवा सकती है, और इसी तरह कोफे पोसा भी है, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज प्रिवेंशन ऑफ, ऐसा करके है ना। ये आपका तस्करी के एक तरह से मामले में लगाया जाता है ना। तो सरकार इन चीज़ों को लेके आश्वस्त हो गई थी कि अब इमरजेंसी की डिक्लेरेशन गलत नहीं हो सकती, और साथ ही साथ जो गिरफ्तारियां हुई हैं ये गलत नहीं होंगी। जब इतनी चीज़ों को लेकर सरकार सिक्योर हो गई, अब वो तिथि आनी थी, क्योंकि अब आपको पता है कि जो फैसला इनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आया था वो तो वैकेशन बेंच ने दिया था, और वैकेशन बेंच ने कहा था कि ये इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर है, अर्थात अंतरिम फैसला है, अंतिम नहीं है। अंतिम फैसला पीठ बैठेगी छुट्टियों के बाद और वो करेगी।
अब छुट्टियां खत्म हो चुकी थी, संवैधानिक पीठ बैठ चुकी थी, जिसके अध्यक्ष थे एएन रे। एएन रे की अध्यक्षता में संवैधानिक पीठ बैठी और 7 नवंबर 1975 को इसमें सुनवाई शुरू हुई। 7 नवंबर 1975 को जैसे ही सुनवाई शुरू हुई, पहले ही कह दिया गया कि भाई आप तो सुनवाई कर ही नहीं सकते। सुप्रीम कोर्ट को बता दिया गया कि आप सुनवाई कर ही नहीं सकते। सुप्रीम कोर्ट में एएन रे साहब ने पूछा भाई क्यों नहीं कर सकते, तो जो सरकार के वकील थे उन्होंने बताया कि पिछले दिनों संसद में कुछ हुआ है और उस 38वें 39वें संविधान संशोधन का जिक्र किया, जिसमें इसको एनजेआर कर दिया गया था, जिसमें अपराध को अपराध से की श्रेणी से हटा दिया गया था और जिसमें हाई कोर्ट को उस अधिकारिता से बाहर कर लिया गया था। तो इसके तहत अब इस पे कोई सुनवाई होनी नहीं थी। फाइनली ये केस जो है वो डिसमिस हो गया। 1976 में हालांकि चुनाव हो जाने चाहिए थे, लेकिन इमरजेंसी लंबे समय तक चली और 76 में चुनाव संपन्न नहीं हुए। इसके पीछे की एक और कॉन्स्पिरेंसी थ्योरी है, उसको भी समझ लीजिए। आपको याद होगा कि भाग 1 में सबसे पहला जो हमने टॉपिक उठाया था वो बांग्लादेश उठाया था। अब बांग्लादेश कैसे इमरजेंसी के लिए प्रभावी बना, वो अब यहाँ पे बांग्लादेश आएगा। हुआ क्या था, 73 में 1973 बांग्लादेश को मान्यता मिल गई, पाकिस्तान ने दे दी, सैनिक वैनिक सब ट्रांसफ़र हो गए, सब कुछ सारी चीज़ें हो गई। यहाँ पे सरकार बन गई थी शेख मुजीब की। शेख मुजीब की सरकार के 4 प्रिंसिपल हमने आपको बताए थे, कौन कौन से थे? नेशनलिज्म, सोशलिज्म, सेकुलरिज्म और डेमोक्रेटिक। इन चारों प्रिंसिपल्स की ऐसी तैसी हो गई। क्यों? नया स्टेबलाइज्ड देश था, चीज़ों को नियंत्रित नहीं कर पाए, भयंकर अकाल पड़ा वहाँ, भयंकर गरीबी और लोग हिंसात्मक कार्रवाई करने लगे अपने को सरवाइव करने के लिए और व्यवस्थाएं बुरी तरह से बिगड़ गई। जिसके चलते इन्होंने क्या किया, इन्होंने प्रेसिडेंशियल शासन वहाँ पे अपना लिया कि डेमोक्रेसी ख़त्म ही करो, क्या ला दो? प्रेसिडेंशियल सिस्टम ला दो। प्रेसिडेंशियल सिस्टम लाए और पहले प्रेसिडेंट बन गए खुद शेख मुजीब। शेख मुजीब प्रेसिडेंट बने तो कैसे बने? इसी इमरजेंसी को लगा के 352 का प्रयोग करके, वहीं से इनको प्रेरणा मिली। लोगों ने बताया कि देखिए अभी कल आपने बांग्लादेश को आज़ाद किया, अब चूंकि 73 में ये सारी कहानी बांग्लादेश में हो रही है और 75 में भारत में इमरजेंसी लग रही है, तो लोगों ने बताया कि देखो भाई 352 भी एक आर्टिकल होता है जो बंसीलाल और आर.के. धवन और सिद्धार्थ शंकर रे, ये जो पूरा गुट एक बैठता था, उन सब लोगों ने बताया कि देखो भाई बगल में है, पड़ोस में, सीखिए उससे। कहते हैं कि कुछ लोगों के, उनके अपने लोगों के तो सुझाव यहाँ तक थे कि संविधान में संशोधन करके ही लिखवा दो कि लाइफ टाइम अब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री रहेंगी। ऐसा भी कहने वाले कहते हैं, लेकिन कहाँ तक सही है ये बात प्रमाणिक नहीं है। तो कहें कि बगल से सीखिए, आप देखिए प्रेसिडेंशियल शासन चल रहा है। 75 में भारत ने भी इमरजेंसी लगा दी और इमरजेंसी चल ही रही थी, 19 महीने तक चला इमरजेंसी का दौर। तो एक बांग्लादेश में दिल दहलाने देने वाली घटना हुई। वहाँ के जो सेना के चीफ कमांडर थे, उन्होंने आके शेख मुजीब का घर घेर लिया चारों तरफ से और वो अंदर गए और शेख मुजीब के इस्तीफ़ा ले गए कि इस पे सिग्नेचर करो। शेख मुजीब ने मना किया, उन्होंने अपनी पिस्तौल निकाली, शेख मुजीब को गोली मारी और उनके बेटे को गोली मारी, उनकी पत्नी को ढूंढ के गोली मारी और जो उनके बेटी वगैरह जो वर्तमान बांग्लादेश में थे उनको गोली मार दी। 2 बेटियां थीं जो बाहर थीं, इस समय फॉरेन कंट्री में थीं, वो बच गईं, जो बाद में शेख हसीना हुई, जो बाद में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनी। तो इस घटना से इंदिरा गांधी बुरी तरह से हिल गई कि ऐसा यहाँ भी हो सकता है, चूँकि इस समय हम भी कहीं ना कहीं तानाशाही शासन कर रहे हैं, तो हमारी सेना भी, कहते तो ये भी हैं कि सैम मानेकशॉ को उन्होंने बुला के बात भी करी इस संबंध में कि आप कभी हमारे साथ ऐसी गद्दारी तो नहीं करेंगे। तो सैम मानेकशॉ इस चीज़ को लेके बिल्कुल ऑनेस्ट थे। तो इस चीज़ को लेके इंदिरा गांधी को ये तो समझ में आ गया था कि अब बहुत ज़्यादा दिन तक ऐसे स्थितियाँ चल नहीं पाएंगी, चुनाव तो कराना ही है, और वो होना भी था। फाइनली दहशत यहाँ तक भर गई थी उनके कि वो पूरे परिवार के रूम तक चेंज करवा देती थी डेली। जो जिस कमरे में लेटता था
वो आज यहाँ लेट रहा है तो अगले दिन कहाँ लेटेगा किसी को पता नहीं होता था, डेली ये प्लान चेंज होता था, यहाँ तक वो दहशत भर गई थी। फाइनली बाद में इमरजेंसी हटी, चुनाव हुआ और धूमधाम से जनता पार्टी की सरकार बनी और इस प्रकार से दोबारा कह सकते हैं कि लोकतंत्र के अतिक्रमण के पश्चात दोबारा लोकतंत्र की स्थापना हुई। ये थी पूरी आपकी इमरजेंसी की कहानी, है ना। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने 24th अमेंडमेंट से लेके अप्रॉक्सीमेट 35, 36, 37 के आसपास तक बात करी थी। 38 और 39 अमेंडमेंट रह गए थे, उसको हम लोगों ने इस पार्ट में डिस्कस किया और यहाँ से पूरी जो आपका आपातकाल वाला टॉपिक है वो यहाँ से कंप्लीट होता है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और काफ़ी सारी रोचक जानकारियाँ भी मिली होंगी। आप कमेंट करके हमें ये ज़रूर बताइएगा कि इतना लेंदी वीडियो आपके लिए दिक्कत तो नहीं कर रहा, बहुत ज़्यादा लेंदी तो नहीं हो जा रहा, तो अगली बार उसको छोटे छोटे से पार्ट में लाएंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।